Wow, that's a bonus. Thank you so much, Honorable Sir. Sir, मिनिस्ट्री ने डिमांड की थी 3,178 करोड़ की। पिछले साल मिनिस्ट्री को मिला था 2,499 करोड़। इस साल जब कोविड की कहर की वजह से 92,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लॉस हुआ है, तो हमारे यूनियन बजट में उस पर भी कटौती कर दी है और टूरिज़्म मिनिस्ट्री को सिर्फ 2,227 करोड़ एलोकेट किया है, जो कि पूरा बजटेड आउटले में से 0.06% है, जो मैं मानती हूँ कि सरकार की करनी और कथनी का अंतर दिखाता है। जब बात करते हैं टूरिज़्म की और बात करते हैं कैसे टूरिज़्म को बढ़ाना है, तो ये बार बार कहा जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी है तो टूरिज़्म पे ध्यान देना होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है तो टूरिज़्म पे ध्यान देना होगा। पर जब बात आती है आवंटन करने की, एलोकेट करने की, तो कहीं ना कहीं इस मिनिस्ट्री को भुला दिया जाता है। पर दुर्भाग्य की बात यह भी है कि सिर्फ ये मिनिस्ट्री में के साथ गैर व्यवहार नहीं हो रहा है। मिनिस्ट्री का खुद का जो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट बताती है, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ने ये तक कहा है कि पूरा जो इनका मिनिस्ट्री का कामकाज रहा है वो फिस्कल इंडिसिप्लिन से भरा हुआ है, पुअर बजटरी प्लानिंग है और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रहा है। और ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। नीति आयोग ने खुद ने बताया है कि देश में इंटरनेशनल टूरिज़्म जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं 3% लाने की ज़रूरत है। हमारा सिर्फ 1.23% पे हम खड़े हुए हैं और उस पर भी हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उसको बढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर हम अपना इंडिया का रैंक देखते हैं तो हम एनुअल ट्रैवल एंड टूरिज़्म कम्पेटिटिव इंडेक्स में, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़े हैं, हमें 34वें स्थान पे दिखाता है। और दुख की बात यह भी है कि टाइम टू टाइम बहुत सारे विदेशी जो देश हैं जहाँ पे ट्रैवलर्स जहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वो लोग टाइम टू टाइम एडवाइजरी निकाल देते हैं इंडिया को लेकर, उसके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर। जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं, अगर महिला एज एन इकोनॉमिक मैं कहती हूँ कंट्रीब्यूटर नहीं देखी जाती है, जब इंटरनेशनल टूरिस्ट के माध्यम से देखी जाती है, वो इस तरीके से उनको जो सेफ्टी मिलनी चाहिए वो भी दरकिनार किया जाता है। शायद ये भी हो सकता है कि महिला रिप जीन्स पहनकर आती होगी तो यहाँ के संस्कार और संस्कृति खराब करेगी, तो हम उनके बारे में ध्यान ही ना दें। और फटी जीन्स, हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। साथ ही साथ मैंने कुछ समय पहले सितंबर के महीने में माननीय फिनेंस मिनिस्ट्री को लिखा भी था कि जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो इवेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उन पे खास करके गाज गिरी थी। 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो उसमें कार्यरत हैं, इनफॉर्मल सेक्टर हो या फॉर्मल सेक्टर हो, और 30 लाख एम्प्लॉयज़, करीब करीब 30 लाख एम्प्लॉयज़ की नौकरियां गई या उनकी जॉब कटौती हुई। However, I will look at it positively. I will look at this as a constructive debate and a constructive opposition role that I will do for as far as this discussion is concerned. Tourism infrastructure and its development are important to develop the industry. However, that hasn't come through as the underutilization of funds shows. So on that note, I would want to discuss about my state of Maharashtra, which has been ranked number 1 despite and in spite of COVID for bringing in policy measures that improves tourism in our state. I come from a state which has wildlife reserves, it has forests, it has mountains, it has adventure sports, it has a coastline, it has all kinds of possibilities of improving tourism. So we came up with a policy which is the beach shack policy. The beach shack policy will ensure that the coastline that we enjoy and we have will promote tourism and create more job employments. Under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Uddhav Balasaheb Thackeray and our Honorable Tourism Minister Shri Aditya Thackeray, we happen to have become the first state in India to give tourism an industry status. And I would recommend our Tourism Minister to look at it as an industry and give it the, I would say, the recognition it truly deserves. We also brought in agro-tourism, which is practiced by many states, but it is the first where we have come up with a comprehensive policy
to ensure that we give encouragement to agro-tourism. Caravan policy is another thing that we have introduced. However, sir, for any more visionary plans to be implemented, there needs to be support coming from the Government of India. So on that note, I would request Honorable Minister to please expedite the ASI approvals to put up tourism amenities in and around the sites such as Raigad Fort, Sindhudurg Fort and Murud Janjira Fort. There are pending proposals lying with the ministry for the development of Elephanta caves, so that should be expedited. I would also want, when we were talking about the Buddhist circuits, I would want inclusion of Maharashtra in Buddhist circuit by the ministry. I would also request Honorable Minister to consider giving UNESCO World Heritage status tag to the unique sea forts of Maharashtra. Sir, we have also sought larger projects under Swadesh Darshan and Prasad schemes of Government of India. However, even as per the Standing Committee report shows, the frequent time overruns in projects under both Swadesh Darshan and Prasad schemes create a hurdle which needs to be addressed. Honourable Member, please start concluding. Yes, sir. All I'd like to say, since I've spoken about Maharashtra, I do agree with Shukla ji. As far as India is concerned, Mathura se lekar Maa Kamakhya tak, Kashi se lekar Kedarnath tak, Amarnath se lekar Ayodhya tak, Ayodhya se lekar Ajmer tak, Trimbakeshwar se Tirupati tak, Sarnath से समस्तीपुर तक, गोल्डन टेम्पल से गोवा के चर्चेस तक, इस देश के कण कण में बसी है हमारा इतिहास और संस्कृति, कोने कोने में है हमारे देश का नाम. तो क्या टूरिज्म को महत्व नहीं देना चाहिए इन सब मुद्दों को? और अगर महाराष्ट्र नंबर 1 बन सकता है स्टेट पूरे देश में, तो क्या हमारा देश नंबर 1 नहीं बन सकता पूरी दुनिया में? यही कहते हुए मेरा बस एक ही सुझाव होगा कि जो भी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए एंड गिव टूरिज्म the priority the economic recovery of the country deserves. Thank you.